नमस्कार दोस्तों, क्यों घंटी बजी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सभी उन आकाओं को, उन महानुभवों को, उन महारथियों को इनवाइट करते हैं, आप सभी के सामने पेश करते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके काम को समझने के लिए। और वो जो बात है, वो जो काम है, वो जब तक आप लोगों को तक नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि वो काम कैसे करें। ऐसे ही एक बहुत बड़े शख्स, वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि पंडित विनोद अग्निहोत्री जी। वो अग्निहोत्री की वजह से पंडित नहीं लगा रहा हूं, पर वो अपने काम के पंडित हैं। पांडित्य उसके काम को देख के, उसके लेवल को देख के किया जाता है। उस्ताद कहना या मास्टरो कहना, पांडित्य वो। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्यों घंटी बजी प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार अमरजीत जी, नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मेरा मान बढ़ाया। नहीं, विनोद अग्निहोत्री जी, सर आपके साथ बात करना बेसिकली सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। पर सही बात है। आप अब आपसे बात करेंगे कि ये जो आपकी किताब है आंदोलन जीवी, काफी ब्लॉकबस्टर सी लग रही है। इसका कवर भी बहुत सुंदर है, नाम भी बहुत सुंदर है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने ये बताया कि कैसे आपने नाम रखा, तो एक बार हमारे भी श्रोताओं दर्शकों को ये बताया कि ये नाम कैसे, ये एक अकस्मात नाम था या मोदी जी के उससे रिलेशनशिप उस जुमले की वजह से, उस जुमले की वजह से था, ये क्या था मामला? नहीं, इसका नाम मोदी जी ने जब वो कहा लोकसभा में, संसद में अपने भाषण में, तब भी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं इस पर कोई किताब लिखूंगा या मेरी किताब का शीर्षक हुआ, क्योंकि किताब की प्लानिंग तो बहुत पहले कर ली थी मैंने। और जब दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, मैं 2011-12 की बात है, जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन चल रहा था और मैं उसमें नई दुनिया अखबार का पॉलिटिकल एडिटर था। तो उस वक्त मेरे मन में आया कि अन्ना आंदोलन चल रहा है, एक ये आंदोलन है, एक टिकैत साहब का आंदोलन था किसानों का। और जब टिकैत साहब का आंदोलन था तो मैं जर्नलिस्ट था, मैं मेरठ में पोस्टेड था, और मैंने उस वक्त जितने किसान आंदोलन थे भारत में, वो चाहे उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत का हो, चाहे पंजाब में भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लाखोवाल इनका हो, हरियाणा में प्रेम सिंह दैया, घासीराम नैन, इसके अलावा कर्नाटक में डॉक्टर नंदकुमार स्वामी, महाराष्ट्र में शरद जोशी, विपिन भाई देसाई, गुजरात में सारे किसान नेताओं का, ये 80s की बात है, मिड 80s की बात है। उस वक्त अर्ली 80s और मिड 80s में ये आंदोलन अलग अलग राज्यों में चल रहे थे। और तब मैंने बतौर पत्रकार, बतौर जर्नलिस्ट, मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा था, कवर किया था, और इनके तमाम किसान नेताओं से मैंने मेरा बातचीत थी, संवाद था उनसे। तो वो सब मेरे पास एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था। तो मेरे मन में था कि इन सबको मिला के किताब लिखी जाए, और मैंने वो लिखनी शुरू भी कर दी थी। बाद में फिर क्या हुआ कि थोड़ा आलस था, थोड़ा ये था, तो बीच बीच बैठक गया मामला। लेकिन मेरी पत्नी जो है श्रीमती अंजू, वो मुझे बार बार टोकती रहती थी कि आप, तुम्हारी किताब पूरी नहीं होगी, बाकी सबकी किताबें आ जाएंगी। तो उसके बाद जब ये किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ, तो मुझे लगा ये सही मौका है अपनी किताब को पूरा करने का, और तब मैंने उसको लिखना शुरू किया। उसमें कोरोना का टाइम था, तो मुझे टाइम भी मिल गया लिखने का, और मैंने लिखा। शीर्षक की जो बात है, हुआ ये था कि मैं किताब कंप्लीट कर चुका था, पब्लिशर के यहाँ किताब जा चुकी थी, तब तक मैंने शीर्षक तय नहीं किया था। तो मुझसे मिलने कुछ किसान नेता आए, उसमें एक आतमजीत सिंह थे। तो उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें आंदोलनों पर है, और खासकर किसान आंदोलनों पर मैंने ज्यादा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइटल क्या है सर? मैंने कहा टाइटल अभी सोचा नहीं है, सोच रहे हैं कि क्या रखें, भारत के किसान आंदोलन या किसान आंदोलन की मशाल, इस तरह का। तो उन्होंने एकदम से कहा कि सर आंदोलन जीवी रखिए। तो मैंने कहा हाँ यार, शब्द तो अच्छा है, लेकिन हमने कहा लोग इसको ये ना समझे कि मैं प्रधानमंत्री जी के उसमें कर रहा हूँ। बोले नहीं, इसमें क्या मतलब है, आप तो अपनी किताब लिख रहे हैं और आंदोलन जीवी शब्द है, आप लिखिए। फिर मुझे लगा कि बात सही है, तो मैंने तब इसका शीर्षक आंदोलन जीवी रखा। हालांकि कई लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं मत रखो, कंट्रोवर्सी होगी, अननेसेसरी लोग जो है। हमने कहा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मेरा इरादा जब गलत नहीं है तो काहे की कंट्रोवर्सी। और उस किताब में ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो। मैंने तो जिन आंदोलनों को जैसा देखा वैसा लिखा, और जिस वक्त वो किसान आंदोलन थे तो कांग्रेस सरकारें थी, तो उस समय उन सरकारों का जो रवैया था वो लिखा मैंने, और दिल्ली के किसान आंदोलन में इस सरकार का जो रवैया था वो लिखा मैंने। तो इसलिए मैंने कहीं किसी पर, ना वो किसी के खिलाफ है ना वो किसी के पक्ष में है।
विनोद जी, मेरा एक सवाल ये था कि अभी तो खूब बात करेंगे हम लोग आपसे। जितने आंदोलन आपने देखा, आज का आंदोलन होता है ट्विटर पे, यूट्यूब पे टाइपिंग करके आंदोलन छेड़ देते हैं। आपके जो इतना जर्नलिज्म का करियर रहा, कि आपको वाकई में धुरंधर कौन से 2 या 4 आंदोलनकारी वाकई में रहे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपके अब तक के पत्रकारिता के उसमें जी, कि आपने जो देखे, कवर किए हैं, जो वाकई में आंदोलनकारी होंगे या हैं? देखिए, प्री इंडिपेंडेंस तो मैंने कवर नहीं किया, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ जी, करेक्ट। वो है ना, लेकिन वो तो अगर उस समय के तो आंदोलनकारियों की लंबी फहरिस्त है। हाँ और सबसे बड़े आंदोलनकारी तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे, और है ना, उसके बाद फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक, बहुत सारे आंदोलनकारी थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, तो बहुत सारे आंदोलनकारी थे उस वक्त। तो मतलब एक पूरा देश ही एक तरह से आंदोलनकारी हो गया था। तो इसलिए जो है लाला लाजपत राय, मतलब किसका नाम छोड़ा जाए, किसका गिनाया जाए। आजादी के बाद जो है, देखिए आजादी के बाद नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता सरकार में शामिल हो गए। लेकिन जो समाजवादी लोग थे, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही एक गुट था जो जिसमें नेहरू जी भी हुआ करते थे, और नेहरू जी के ज्यादातर वो सब समर्थक थे, वो उसमें शामिल नहीं हुए, वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारे लोग जो है, और इन्होंने आप देखिए कि 1955 से ही आंदोलन शुरू कर दिए थे। यानी उनको उनसे इंतजार नहीं हुआ 5 साल भी। सन 1950 में संविधान लागू हुआ, 47 में सरकार बनी, देश आजाद हुआ, लेकिन वो सन 53, 54, 55 से ही उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था और जवाहरलाल जी का इस्तीफा मांगने लगे थे। मतलब वो आप पूरा इतिहास देखिए, बहुत दिलचस्प है। और उस वक्त कांग्रेस का तो पूरे देश में शासन था, उसको चुनौती देने वाले अगर कोई थे तो समाजवादी थे, और कहीं कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां भी चुनौती दे रही थी। तब ये जनसंघ और जो आज की जो बीजेपी है, ये तो बहुत मार्जिनलाइज थी। और खासकर जनसंघ का तो जन्म ही 1952-53 में हुआ था, जब आरएसएस पे प्रतिबंध लगा, उसके बाद हटा। उसके तो मुख्य चुनौती जो मिल रही थी जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस को, समाजवादियों से मिल रही थी और कम्युनिस्टों से मिल रही थी। तो वो एक दौर था आंदोलन, 60 का दशक, बड़ा जबरदस्त आंदोलनों का। मैंने सब किताब में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे। जहां तक मैंने जिनको कवर किया, मैं उस पर आता हूँ बतौर पत्रकार, तो उसमें 4-5 नाम ऐसे हैं जिन पर मैं बहुत, मतलब आज भी मुझे फक्र है कि वाकई उन्होंने जनता के सवालों के लिए आंदोलन किया। और वो गैर राजनीतिक लोग थे, उनका राजनीतिक दलों से लेना देना नहीं था। उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो छत्तीसगढ़ के मजदूर नेता शंकर भगवान योगी का है, जिनके बारे में मैंने इस किताब में लिखा भी है। हालांकि उस पर मैं अलग से भी किताब लिखूंगा, क्योंकि वो इतना बड़ा विषय है कि उस पर अलग से भी लिखा जाना चाहिए। दूसरा जाहिर है महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। तीसरा नाम हम ले सकते हैं डॉक्टर ए के राय, झारखंड के। फिर शमशेर सिंह बिष्ट, उत्तराखंड के। फिर जो है आप शरद जोशी को भी आप उस समय दौर में बड़े आंदोलनकारी थे, बाद में राज्यसभा में चले गए, सियासी हो गए, राजनीतिक दल में शामिल हो गए। भूपिंदर सिंह मान अपने समय में पंजाब में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन में बड़ा काम किया, लेकिन बाद में वो भी राज्यसभा में चले गए, सियासत में चले गए। लेकिन अजमेर सिंह लाखोवाल जो है वो लड़ते रहे। आज जो पंजाब में तमाम किसान यूनियन है अलग अलग, वो उसी दौर के आंदोलन की उपज हैं। अब तो हर जिले में वहां किसान यूनियन है, और राजूवाल जी अलग है, उग्राहा जी अलग है, चलूनी जी अलग है, तमाम अलग अलग संगठन है, 30-35 संगठन है, लेकिन वो सब उसी किसान आंदोलन से निकले हुए संगठन है। इस दौर में जो है राकेश टिकैत और ये जो दिल्ली में जो तमाम सारी, उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन है, ये महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उससे निकली हुई किसान यूनियन है। तो वो उस समय के बड़े आंदोलनकारी वो थे। एक धारा और रही है, हालांकि वो धारा बाद में भटक गई और उसने पूरी तरह हिंसा का रास्ता अपना लिया, जो नक्सलवादी आंदोलन हुआ था देश में। और उसमें चारूबिन मुबारक, कानू सान्याल और ये सारे लोग थे, बड़े जज्बे वाले लोग थे, लेकिन उनका चूंकि वायलेंट रास्ता था, इसलिए भारतीय संविधान और भारत के लोकतंत्र के अनुकूल नहीं था, इसीलिए उनका दमन भी हुआ। और आज भी अलग अलग राज्यों में जो नक्सलवादी या माओवादी के नाम से कुछ गुट सक्रिय हैं, हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भारतीय मुख्य धारा जो है उससे बाहर है, और एक तरह से वो उनको उस श्रेणी में नहीं लिया सकता। लेकिन कानू सान्याल से मेरी कई बार बात हुई थी, चारू मजूमदार से तो मैं कभी नहीं मिल पाया, लेकिन कानू सान्याल जो है, जब वो जेल से निकले और छूटे, बाद में उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, तो उनसे मेरी कई बार बात हुई, और वो कहते भी थे कि हम से उस वक्त गलतियां हुई। तो ये कई नाम हैं जिनके बारे में मतलब कहा जा सकता है, जिन्होंने, और भी कई नाम हैं, बीडी शर्मा,
क्या कहते हैं अपने बनवारी लाल जी शर्मा, आजादी बचाओ आंदोलन के नेता, मेधा पाटकर जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को लेकर के, सुंदरलाल बोगड़ा, चन्नी प्रसाद जी। भट्ट, ये कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने, और इन सबको मैंने बतौर पत्रकार नजदीक से देखा, कवर किया, इनके साथ बातचीत की, संवाद के। स्वामी अग्निवेश, कैलाश सत्यार्थी, उनको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया कैलाश सत्यार्थी जी को, लेकिन जी। उन्होंने बहुत काम किया। इन लोगों ने चाइल्ड राइट्स पे, बॉन्डेड लेबर के खिलाफ, तो इन सब का योगदान जो है भारतीय लोकतंत्र में अपने तरीके से, एक आंदोलनकारी कहिए, आंदोलनजीवी कहिए, आंदोलनबाज कहिए, जो भी कहिए, उनका इन लोगों का एक योगदान रहा है। और मैं आंदोलनकारियों को लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मानता, मुझे लगता है लोकतंत्र की प्राण वायु है ये, जी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है डिसेंट के साथ चलना, और डिसेंट का मतलब है जनता के सवालों को लेकर के, हकों को लेके, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको लेकर के, जिनको लागू करने में सरकारें अक्सर कोताही करती हैं, या कहीं अत्याचार अन्याय हो रहा है प्रशासन की तरफ से या गुंडों माफियाओं की तरफ से, उनके खिलाफ जनता को इकट्ठा करके अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से बुलंद करना, ये लोकतंत्र में तो किसी भी नागरिक का कर्तव्य है। और इसमें अब इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त आंदोलन हुए, जयप्रकाश जी सबसे बड़े आंदोलनकारी थे उस समय। अगर आंदोलन नहीं होता तो इमरजेंसी कैसे हटती, कैसे जो है वो लोकतंत्र का जो काला अध्याय था वो मिटता। तो मुझे लगता है कि आंदोलन और लोकतंत्र ये एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। एक मेरा सवाल है, आपने तो अभी जैसा कि कहा, आपने कवर भी किया और बहुत करीब से इन सभी अपने जो आंदोलन जीवियों को देखा, आंदोलनकारियों को देखा। एक तो क्या इसमें स्टाइल चेंज हुआ है पहले के आंदोलन में और अब के आंदोलन में? नंबर एक। नंबर दो, जितने भी आंदोलनकारी हुए अभी, जैसे आपने काफी नाम लिए, उनमें से कई लोगों ने बाद में पॉलिटिशियन बन के कुर्सियां संभाल ली। उसका क्या रीजन रहा कि भाई पावर लेने के लिए, या वो उनकी अपनी मंशा थी उसके लिए, या लोगों ने उनको धक्का दिया कि नहीं आप इस कुर्सी पर बैठिए और हमारा जो है पथ प्रदर्शन करिए, या हमको आगे ले जाइए, हमारी बात को आगे तक पहुंचाइए? तो ये क्या क्या रीजन रहे इनके? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा मौजूद सवाल है। देखिए, इसके 2-3 रीजन रहे हैं। जैसे मैंने कुछ नाम लिए जो पार्टियों में शामिल हो गए, संसद में चले गए आंदोलन से, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने गोली खाई और शहीद हो गए, जैसे शंकर योगी, दत्ता सामंत चले गए। AK रॉय जो है संसद में गए, लेकिन वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, इंडिपेंडेंट चुनाव लगे जाते थे वो। तो असल में इसमें दो कारण हैं। एक तो पहला कारण तो ये है कि जब आप व्यक्ति आंदोलन कर रहा होता है किसी मुद्दे को लेकर के, और मान लीजिए वो मुद्दा हल हो गया या उस मुद्दे का कोई रास्ता निकल आया, तो उसके बाद उसको लगता है कि भाई अब क्या करें, सामाजिक जीवन में तो रहना है उसको। हाँ, सामाजिक जीवन में तो रहना है उसको, तो उसको लगता है कि लाइक माइंडेड पार्टी में हम जाएं और ज्वाइन करें। दूसरा कारण ये भी होता है कि कई बार ये प्रेशर होता है कार्यकर्ताओं का भी और उस वर्ग का भी जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, कि भाई आप आंदोलन सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हाउस में जाएं, विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, राज्यसभा में जाएं और वहां अपनी बात कहें तो शायद ज्यादा पावरफुल तरीके से कह पाएंगे। तो ये भी एक कारण होता है। उसमें भी लोग, फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं चलिए हम इस बात को वहां रखेंगे, वो भी चले जाते हैं। हमारे कई मित्र हैं, जैसे डॉक्टर सुनीलम है, वो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो MLA हो गए, विधानसभा में गए। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में शंकर कुमार योगी ने जनकलाल ठाकुर को विधायक बना के भेजा था। डॉक्टर AK राय इसीलिए गए लोकसभा में कि उनको लगता था कि वहां मैं ज्यादा बुलंदी से अपनी बात उठा पाऊंगा। ये कोई सत्ता के लालच में नहीं गए लोग, ये लोग इसलिए गए। और एक तीसरी श्रेणी उनकी भी है जो थक जाते हैं फिर आंदोलन से, और उम्र भी हो जाती है, फिर उनको लगता है कि ये बहुत हो गया, अब कितना, और जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया था वो मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं या आंशिक रूप से हल हो गए, अब तो बाकी दूसरी लीडरशिप आने लगती है संगठन में, तो फिर वो लोग जो है अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ संबंध बनाते हैं। उनका क्या कहते हैं, उनका प्रोफाइल बन चुका होता है, व्यक्तित्व बन चुका होता है, नाम बड़ा हो जाता है, पार्टियों को भी लगता है ये हमारे साथ आ जाएंगे तो इनकी फॉलोइंग है काफी तक हमारे साथ आ जाएगी, तो वो अक्सर उनको भी राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाता है। तो ये कारण होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत को ओम प्रकाश चौटाला को राज्यसभा में भेजना चाहते थे, चौधरी देवीलाल जी से बड़े नजदीकी रिश्ते थे, लेकिन टिकैत साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसानों की बात करता हूँ, मैं किसानों के बीच में रहूंगा, वो जगह मेरे लिए नहीं है। शंकर कुमार योगी को कई बार ऑफर हुआ कि वो टिकट ले लें, राज्यसभा में आ जाए, लोकसभा में आ जाए, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने अपने संगठन से जनकलाल ठाकुर विधानसभा का चुनाव लड़ाया और जिताया। इसी तरह शमशेर सिंह बिष्ट को बहुगुणा जी ने और तमाम सारे उत्तराखंड के नेताओं ने अपनी भी पार्टी में आमंत्रित किया, लेकिन शमशेर सिंह बिष्ट नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं तो आंदोलन के लिए पैदा हूं। मेधा पाटेकर नहीं गई। तो
लेकिन शरद जोशी जी चले गए। तो ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। यही 3-4 कारण हैं जो जिस वजह से लोग कई बार आंदोलन से निकल करके राजनीति में चले जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आदमजीत जी, अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली हुई आम आदमी पार्टी है। जी जी जी। वो तो पूरी पार्टी राजनीति में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, वही रीजन था। और भी कुछ लोग थे, जैसे अभी आपने महेंद्र सिंह जी टिकैत के बारे में कहा, पर ये किंग मेकर है कि नहीं, इन्होंने अपनी बात कही, भाई आप लड़िए, हम आपका साथ देते हैं, जो मुद्दा है उसको, उस मुद्दे को रहने दीजिए सामने। अगर जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उस वक्त की सोच आपकी चेंज हो जाती है। आपका जो समाज सेवा का जो एंगल है वो हिलता हुआ नजर आता है कि भाई मुझे पार्टी के साथ रह के पार्टी के भले के लिए काम करना है, या इनकी सोच के साथ अपनी सोच मिलानी है, या मैं जो मेरी जो सोच है, जिस काम के लिए मैं आया हूं या मुझे सपोर्ट मिल रही, उसको मैं करूं। बहुत ही वाजिब आपने ये जवाब दिए सारे। हाँ जी नवीन जी। और इतना सुंदर इन्होंने उसका लेख दिया है कि इतने सारे लोग हैं जो राज्यसभा में ऑफर मिलके भी नहीं गए। जी जी। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग आज की तारीख में विनोद जी। ये सुन के बड़ा आश्चर्य भी होता है कि किसी को राज्यसभा की ऑफर मिली और वो गया नहीं। तो दैट इज इट। आपका इतने साल का जो कैरियर रहा पत्रकारिता का, उसमें आप अपने ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का कितना प्रेशर महसूस करते हैं या नहीं करते जब आप लिखते हैं वे बाकी के? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक नाम और याद दिला दूं, जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है, मोदी जी ने नॉमिनेट किया था। ये युग निर्माण योजना के जो डॉक्टर पांड्या हैं, जो प्रणव पांड्या हैं, जो गायत्री परिवार के जो प्रमुख हैं इस समय, डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी के दामाद भी हैं, वो उनके उत्तराधिकारी भी हैं। उन्होंने, उनका भी नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि वो भी बड़ा काम किया था। उनको नॉमिनेट कर दिया गया था, उनकी अधिसूचना जारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। तो लोग हैं ऐसे, उनका मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वही करूंगा। तो अब आप, मैं आतमजीत जी के सवाल पर आता हूँ, अमरजीत जी। देखिए अमरजीत जी, ये बात आपकी सही है। ऐसा मैं ये तो इस तरह की बात तो नहीं कहूंगा कि कभी दबाव नहीं आता। ये कहना तो ऐसे ही, मतलब कहना है कि जैसे मैं कहूँ कि इस समय कनाडा में जो है रात के 8:30 बजे हुए हैं। तो समझे, तो ऐसा नहीं। देखिए दबाव तो आते हैं, और दबाव के तरीके अलग अलग होते हैं जी। एक दबाव होता है व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए मैं किसी नेता को, किसी पार्टी के बड़े नेता को या उनके प्रमुख को जानता हूँ, मेरे मित्र हैं या उनके साथ रिश्ता है, संबंध है। और रिश्ता क्या होता है? रिश्ता कोई रिश्तेदारी नातेदारी थोड़ी होती है। रिश्ता ये होता है कि भाई पत्रकारिता करते करते परिचय हो जाता है, मिलना जुलना होता है और एक संबंध बन जाता है। तो कभी कभी भाई उनको लगता है कि ये खबर जा रही है, ये उनको डैमेज कर सकती है या उनके किसी जानने वाले को डैमेज कर सकती है, तो व्यक्तिगत स्तर पर आग्रह करते हैं, विनोद जी देख लीजिए ये सार पर, और इसको अगर थोड़ा सा ना दे तो अच्छा है, अगर हम कहेंगे नहीं देना जरूरी है तो कहें थोड़ा माइल्ड कर दीजिए, थोड़ा ऐसा हो, मतलब इस तरह की बात, आग्रह होता है इस तरह का। दूसरे तरह का दबाव होता है जो माफिया और गुंडे और अपराधी तत्व हैं जी, उनका होता है कि उनके खिलाफ अगर आपको लिख रहे हैं तो फिर वो भी, उनकी भाषा दूसरी होती है। तो भाषा बड़ी विचित्र होती है, टेलीफोन से भी कर सकते हैं, कोई आदमी भेज सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, जब मैं पत्रकारिता पे लिखूंगा तो उससे पे भी लिखूंगा कभी, ये तो चूंकि आंदोलनों को लिखी है, तो उस वक्त वो भी उस तरह का दबाव होता है। तीसरा दबाव सरकारों का होता है, वो सीधे संस्थान पे डालती है दबाव। जैसे कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, या कोई सरकार का बड़ा मुखिया है, और उसको लगता है कि ये पत्रकार या ये अखबार या ये चैनल लगातार हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहा है, या कोई ऐसी बड़ी खबर करने जा रहा है जो नुकसान हो सकता है, तो फिर सीधे प्रबंधन पर, मालिकों पर से बात की जाती है, और फिर उस करस्पॉन्डेंट को कहा जाता है कि भाई ये खबर नहीं जाएगी या इस तरह जाएगी, छोड़ दीजिए। ये 3-4 तरह के दबाव होते हैं। मैं आपको एक 3 श्रेणियां बताता हूँ मीडिया मैनेजमेंट की। एक होती है मीडिया रिलेशन जी, जो मैंने पहले कहा कि यारी दोस्ती भाईचारा। अब मैं अमरजीत सिंह को जानता हूँ, अमरजीत सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है ठीक है, अपने मित्र हैं, कोई खबर कभी आई इनके खिलाफ, अगर उसमें ज्यादा तथ्य नहीं है तो मैंने ही उसको हल्का कर दिया, या कुछ ज्यादा तथ्य है तो अमरजीत सिंह से बात कर ली, उनका यार देख लो विनोद जी। तो ये तो मीडिया रिलेशन हो गया। दूसरा होता है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट ये होता है कि मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ, या जिस अखबार में काम कर रहा हूँ, या अखबार मालिक हूँ, संपादक हूँ, तो मुझे कुछ लाभ दे दिए जाए,
कुछ आर्थिक लाभ दे दिए जाए, हमारे संस्थान में विज्ञापन ज्यादा दे दिए जाए, कुछ और कर दिया जाए, प्लॉट और ये सब अलॉटमेंट, ये सब सरकारें करती हैं, बहुत तरह के लाभ दे सकती हैं, वो डाइल्यूट कर देती हैं। तो वो है मीडिया मैनेजमेंट। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है मीडिया कंट्रोल। वो मीडिया कंट्रोल ऐसा होता है कि पता लगा कि भाई हाँ भाई देखो इनके संस्थान का बिजली का बिल कब से नहीं किया है, बोले साहब वो 6 महीने का बकाया, बोले नोटिस भेजो, समझे, नोटिस से जहाँ बिजली काट दो, या इनके इनकम टैक्स की क्या पोजीशन है, अच्छा जो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना गोलमाल है, ईडी भेजो, ये भेजो। ये हर सरकार, मतलब मैं किसी निशाना किसी व्यक्तिगत सरकार में नहीं लगा रहा हूँ, ये सरकारों के तरीके हैं, तरीके अपने ये पहले की सरकारें भी करती रही हैं, आज की सरकार भी करती होगी, आगे भी और भी। या जैसे आज भी मान लीजिए कहीं कहीं बीजेपी की है, कहीं नॉन बीजेपी है, कहीं केजरीवाल साहब है तो कहीं नीतीश कुमार है तो कहीं कांग्रेस की सरकार है, सब अपने अपने तरीके से मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक फ्रेज कहता हूं इस पर कि मीडिया तो एक ऐसी दुधारू गाय है जिसका दूध तो सभी पीना चाहते हैं, लेकिन वो जरा से सींग हिलाती है तो उस पर डंडा पड़ने लगता है। बिल्कुल, बहुत खूब। विनोद जी, बहुत आपने बताया। एक चीज बताया, आप इतने राष्ट्रीय हिंदी दैनिकों के साथ जुड़े रहे हैं इतने सालों से, आज की स्थिति में, आज के हालात में प्रिंट मीडिया का क्या हाल है सर? वाकई में बताएं प्लीज, ग्राउंड रियलिटी क्या है प्रिंट मीडिया के बारे में, क्योंकि अब तो सारा डिजिटल है, तो प्रिंट मीडिया कब तक सस्टेन करेगी अपने आप को? देखिए, प्रिंट मीडिया अभी सस्टेन अभी तो करेगा भारत में। प्रिंट मीडिया का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन प्रिंट मीडिया खत्म नहीं होगा, जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना तजुर्बा है। भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता क्योंकि समाज और तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है। मतलब हमने जब पत्रकारिता ज्वाइन की थी उस वक्त, जब मिड 80s में मैं आया था, और आज इतनी चीजें बदल गई हैं, इतनी चीजें बदल गई हैं कि मतलब लगता है कि हम लोगों को कई बार कोप अप करना मुश्किल होता है। वैल्यू सिस्टम बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत तेजी के साथ जो है तरीका बदल गया है काम करने का, काम लेने का। तो अब जैसे मैं आपको कहूं कि एक समय अखबार डोमिनेट करते थे। बिल्कुल। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैगजीन्स थी, बड़ी मैगजीन, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, कैरावैन, बहुत सारी जबरदस्त जो जिनका इम्पैक्ट होता था। एक खबर स्टोरी छप जाने में सरकारें हिल जाती थी और मुख्यमंत्री बदल जाते थे, तो एक वो दौर था। उसके बाद धीरे धीरे जब टेलीविजन आना शुरू हुआ, प्राइवेट टेलीविजन, दूरदर्शन तो था बट दूरदर्शन सरकारी था, तो प्राइवेट टेलीविजन ने पत्रकारिता की परिभाषा थोड़ी बदली, उसका हाँ उसको चेंज किया। लेकिन तब भी प्रिंट कमजोर नहीं हुआ। प्रिंट और टीवी एक दूसरे के सहयोगी बन गए। वो कैसे बन गए सहयोगी? क्योंकि मैं दोनों में रहा हूँ, टीवी में भी रहा हूँ और प्रिंट में भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। ऐसे बन गए, और आज भी ये होता है कि सुबह जब टेलीविजन चैनल में मीटिंग होती है तो सारे अखबार टेबल पर पड़े होते हैं और उनसे खबरें उठाई जाती हैं कि इसको वो करना है। और शाम को जब न्यूज़पेपर की एडिटोरियल मीटिंग होती है तो सारे चैनलों की हेडिंग्स और हेडलाइंस पे चर्चा होती है कि कौन क्या चला रहा है, क्या चल रहा है और अखबार में क्या लेना चाहिए। तो एक दूसरे को दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर से ज्यादा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया है एक दूसरे। हमारे समय में पत्रकारों को स्पॉट पे पहुंचना अनिवार्य था उनके लिए। कोई घटना हो जाए तो बिना स्पॉट पे जाए आप खबर नहीं कर सकते थे। आज वही रिपोर्टर हमारा स्पॉट पे जाए ना जाए, वो टेलीविजन लगा लेता है, अपने कमरे में खोल लेता है और स्पॉट उसके पास चल के आ जाता है। उसके पास चल तो वो रिपोर्ट फिर वो दूसरे तरीके से खबर करता है। अब तीसरा जो दौर आ गया वो डिजिटल मीडिया का आ गया। अब टीवी और अखबार की क्या समस्या है? अखबार के एक तो सीमा है कि भाई 16 पेज का अखबार है, 20 पेज का है, 24 पेज का है, 48 पेज का है, जितने पेज का वो सीमा है। उसके बाद उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जगह का उसमें बड़ा संकट है। अब भाई 16 पेज का अखबार है तो कितने आप खबरें जाएगी देंगे? उससे आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है, देखना पड़ता है, कई खबरें कट जाती हैं, पिट जाती हैं, शब्द सीमा तय कर दी गई, बहुत कुछ तमाम सारे चेंजेस हुए। ये 24 पेज का है, फिर विज्ञापन भी है उसमें, बिल्कुल, तो जगह 60-40 का रेशो होता है। टीवी में भी यही समस्या है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 1 मिनट आप नहीं बढ़ा सकते। 24 घंटे के साइकिल में खेलना कूदना है, उसी में खबरें चलानी, उसमें विज्ञापन चलाना है। लेकिन डिजिटल अंतहीन है।
उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना, जगह की। तो ये जो है, ये एक फर्क है। दूसरा क्या है कि अखबार में खबर आप सुबह पढ़ते हैं, तब तक आपको लगता है यार ये क्या पढ़ रहा हूँ, सब जानता हूँ मैं। तो टीवी पे सब चल चुका, वो सारा दिन सारी निकल चुकी होती है, तो बासीपन आ गया अखबार में, अखबार बासी हो गया। ठीक है, डिटेल में कुछ मिल जाता है, हमारी आपकी पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, पढ़ रहे हैं। टीवी में समस्या ये है कि आपको जो बैठना पड़ेगा। अगर टीवी देखना है तो आप रूम में बैठे हैं या आप ऑफिस में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, वो करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल में क्या है, आप अपने फोन पे गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, सारी खबरें मिल रही हैं आपको। बिल्कुल, आप जो है काम भी करते जा रहे हैं और बीच बीच में चेक करते जा रहे हैं। आपको कुछ दोबारा चाहिए, दोबारा चले गए, यूट्यूब पे चले गए। तो अब ये आप जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये खूब चलेगा, जिसका मन हो जहां देखेगा, और दुनिया में कहीं भी देख सकता है। अखबार का कैशमेंट एरिया होता है, टीवी का एक एरिया होता है जहां तक उसका ब्रॉडकास्ट एरिया, टेलीकास्ट एरिया है। अब हिंदुस्तान का टीवी क्यूबा में नहीं देखा जा सकता, लेकिन आपका डिजिटल आप नैरोबी में भी देख सकते हो, हवाना में भी देख सकते हो, लीमा में भी देख सकते हो, और टोरंटो में भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, दिल्ली में भी देख सकते हो। तो डिजिटल असीम हो गया, अनंत हो गया। तो आने वाला समय निश्चित रूप से डिजिटल का है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी प्रिंट और टीवी का भी महत्व है। अब ये कितने समय तक चलेगा, बहुत जगह तो कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी प्रिंट के खात्मे की। न्यूज़वीक जैसी मैगजीन जो है वो डिजिटलाइज हो गई पूरी तरह से। वो आपका वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो चैनल ही उसने हिंदी सर्विस बंद कर दी अपनी, क्योंकि वो अब डिजिटल में सारे चले गए। बहुत सारे हम लोग अखबारों में भी डिजिटल पर फोकस हो गया है। हर अखबार की एक साइट है, हर अखबार का अपना पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, तो सारे अखबारी खबरें उसमें डाली जाती हैं। तो अब ये भी एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं एक तरह से, जैसे टीवी ने किया। मुझे लगता है धीरे धीरे एक कंसेंसस बन जाएगा, एक सिनर्जी बन जाएगी इन तीनों के बीच में, टीवी, डिजिटल और अखबार के बीच में, और अपने हिसाब से तीनों ही चलेंगे। अब कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, तब तो आपको अखबार ही देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इंटरनेट की समस्या है, तो ये मतलब बंद तो रूप बदलेगा। अखबार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो अगले दिन नया क्या दे, ये उसको देखना है। अगर सरवाइव करना है, वो ऐसा क्या दे जो टीवी में शाम को लोगों ने नहीं देखा, करेक्ट, रात को नहीं देखा। तो वो एक अखबार की चुनौती जरूर है। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वापस आपकी तरफ आते हुए, कि अभी जो आपने इसका विमोचन हुआ आपकी किताब का आंदोलन की, उसमें कांग्रेस के और भाजपा के दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, जनार्दन जी हैं, तो आप नितिन गडकरी जी भी थे। हाँ जी, नितिन गडकरी जी भी है। तो आपको किसी और जो आपके परम मित्र हैं या दूसरी पार्टी में है, या उनका आपको ये संदेश नहीं आया कि भैया हमने क्या किया था, हमको नहीं बुलाया आपने विमोचन के लिए? उनकी नहीं, ईमानदारी की बात है, ये शिकायत किसी ने नहीं की। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उस विमोचन समारोह में बहुत सारे लोग आए, हॉल पूरा भर गया, बाहर तक भर गया, और ऐसे लोग आए जो सब मंच पे बैठने के लायक थे, लेकिन उन्होंने ऑडियंस में बैठ करके जो है पूरा जो है सुना। आप सोचिए कि वरुण गांधी 2 घंटे तक बैठे रहे वहां पर, मोहन प्रकाश वहां पूरे टाइम बैठे रहे वहां जो है, और बहुत सारे, मैं किसके नाम गिनाऊं, कई पॉलिटिकल, कई ब्यूरोक्रेट्स, रॉ के चीफ, फॉर्मर चीफ दुल्लत, और मतलब कितने लोगों में नाम गिनाऊं, विनीत नारायण, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, एक्स एमपी संतोष भारती, कई ऐसे लोग थे जो आए और वहां बाकायदा में एज ऑडियंस उसको सुना। ये चीज थी। और आपको ईमानदारी में बताऊं, कई अपने बहुत सारे मित्रों को मैंने बुलाया भी इसलिए नहीं था कि वो नीचे आगे बैठने में उनको वो ना हो, तो कईयों को, लेकिन सब किसी ने शिकायत नहीं की और सब ने कहा कि बहुत अच्छा रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ हमारे प्रगतिशील मित्रों ने, कुछ वामपंथी मित्रों ने, जो हमारे वर्षों पुराने मित्र हैं और आज भी मित्र हैं, उन्होंने जरूर सोशल मीडिया में इस बात के लिए मेरी आलोचना की कि मैंने बीजेपी के नेताओं को क्यों बुला लिया। तो मैंने कहा भाई, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ और मैं संवाद में विश्वास रखता हूँ। संवाद लोकतंत्र में हर एक से होना चाहिए। आप उससे आइडियोलॉजी से एग्री करें, डिसएग्री करें, बिल्कुल जो भी करें, लेकिन संवाद होना। संवाद तो जब सरकारें जब समझौते में बैठती है तो आतंकवादियों से भी करती है, बिल्कुल करती है। संवाद तो जो देश आपस में लड़ते हैं उनके बीच में भी आपसे संवाद होता है। तो संवाद का मैं पक्षधर हूं और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कहीं विवाद पैदा करती।
बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। विनोद जी, इतना लंबा आपका करियर रहा है एज अ वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, ये बताएं कि कुछ ऐसी उल्लेखनीय याद आपके करियर में, 2 या 3 स्टोरी जो आपने करी, जो आपको वाकई में आपने उसमें बिल्कुल आप संलग्न, मनलग्न होके आपने वो 2 या 3 स्टोरी आज जो आपके बिल्कुल दिल के करीब है? देखिए, स्टोरीज तो बहुत हैं, बहुत है। सोशल स्टोरीज है, पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, करप्शन एक्सपोज की स्टोरीज हैं, जंगलों में जाकर के जो है इंटरव्यूज करने की स्टोरीज हैं। अब आपने चूंकि 2 ही 3 की सीमा बांधी है तो आप और भी बता सकते हैं, कोई टेंशन मेरे लिए मेरी स्थिति वही हो जाती है कि माँ से आप पूछें तो कौन बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किस पे हाथ रखें। लेकिन फिर भी जैसे मैंने एक दौर में जब ये मेरठ में दंगे हो रहे थे, मैंने उन दंगों की रिपोर्टिंग जो की थी वो मेरे करियर में काफी, कि मैंने किस तरह से उसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के उन तौर तरीकों को एक्सपोज किया था, कैसे मतलब दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर के। अब उसकी बहुत सारी खबरें हैं। किसान आंदोलन तो मेरा अपना एक बेबी रहा ही है, जिसको मैंने बहुत डीपली जाके कवर किया, आंदोलन सारे जो है। लेकिन 2-3 स्टोरियों की अगर बात करें तो जिस खबर को लेकर के यूपीए सरकार में सबसे बड़ा आरोप लगा सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद 2G घोटाले पे, वो सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले मैंने नई दुनिया में उसको 5 किश्तों में एक्सपोज किया था। अच्छा। हाँ, नई दुनिया अखबार में। चूंकि वो हिंदी था, वो हिंदी था, इसलिए उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर वही खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी होती तो इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी होती तो हिंदी, ये हमारे विडंबना है हमारे समाज की कि हिंदी में कुछ भी छप जाए या देसी भाषा में कुछ भी छप जाए, वो तब चर्चित होता है जब अंग्रेजी में छपता है। तो मैंने 5 किश्तों में वो किया था पूरा जो है उस पे हमारे अखबार को एक उद्योग समूह की तरफ से 1000 करोड़ का नोटिस भी आया था, लीगल। हाँ, लेकिन बाद में फिर वो वापस ले लिया नोटिस उन्होंने, क्योंकि हमारे पास सारे कागजात थे और हमने कहा कागज अगर आप नोटिस देंगे तो ठीक है, आप हम कोर्ट में लड़ेंगे, ये पेपर भी जाएंगे कोर्ट में। फिर तो उन्होंने इसको वापस ले लिया था। तो ये स्टोरी है। इसी तरह कुछ मतलब ये जब बड़ी स्टोरी आपने जैसे कहा, इसी तरह मैंने नेपाल में माओवादी नेताओं को जाके उस समय इंटरव्यू किया था जब वो अंडरग्राउंड थे। बाबूराम भट्टराई और उनके पूरे कैंपों में जाकर के स्टोरीज की थी, वो हमारे उसकी जो है बड़ी स्टोरीज थी। सर, इसी से एक सवाल ये था कि जब आपको लीड मिलती थी, जो भी आपके सोर्सेस थे, तो ये लोग आप पर विश्वास करते थे कि ये पत्रकार आएगा और कुछ ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे हमारी सिक्योरिटी या हमारे लोकेशन के बारे में कुछ पता चले? नहीं, आप ये तो विश्वास पर ही होता है सब कुछ, और आपका सोर्स इतना मजबूत होना चाहिए जिस पर हमें भी विश्वास हो, जिस पर उनको भी विश्वास हो। और इसीलिए जो है जब बाबूराम भट्टराई का मैं इंटरव्यू करने गया, उस वक्त अंडरग्राउंड थे वो, तो मुझे ले जाया गया जहाँ थे और उनसे मैंने बात की। और ये संयोग था, वो मुझे नहीं पहचान पाए थे, लेकिन वो चूंकि जीएनयू में मेरे साथ पढ़े थे। और पढ़े क्या थे, मतलब हम वो पीएचडी कर रहे थे, मैं एमफिल कर रहा था, मैं एक ही हॉस्टल में रहते थे। लेकिन वो चूंकि बड़े शांत स्वभाव के थे, ज्यादा वो बात नहीं करते थे, थोड़ी बहुत दुआ सलाम होती थी, तो मुझे पहचान नहीं पाए थे। मैंने जब पूरा इनका इंटरव्यू कर लिया और उनकी पत्नी जो थी वो भी हमारे साथ कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी थी, 1 साल सीनियर थी मुझसे, लेकिन वो भी मुझे उस वक्त नहीं पहचान पाई थी, मैं उनको पहचान गया था। वो भी अंडरग्राउंड थी। तो सारा इंटरव्यू हो गया और चाय आई, उनकी वाइफ बैठी, तो मैंने एकदम से उनसे उनका पुराना नाम लेके मैंने बात की। मैंने कहा आप टेबल टेनिस सब खेलती कि नहीं खेलती? तो एकदम चौंक गई। उन्होंने कहा हाउ डू यू नो अबाउट इट, माय नेम एंड माय हॉबीज। वो टेबल टेनिस नेशनल प्लेयर थी सेंट्रल स्कूल्स में। तो उनको लगा कि मैं कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो नहीं हूँ। एकदम वो लोग सकफा गए, हमारे सोर्स भी थोड़ा सा घबराए। तो मैंने हंसते हुए कहा, हमने कहा घबराइए नहीं, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय आईआईटी में पढ़ा हूँ आपके साथ, और बाबूराम जी के साथ में पूर्वांचल हॉस्टल ब्रह्मपुत्रा में जीएनयू में था। और तब उन सबको याद आ गया। फिर बहुत ही इनफॉर्मल हो गए, फिर वो बहुत सारी बातें करने लगे। लेकिन मैं एक घटना और छोटी सी बताऊंगा कि एक बार मैंने टाइम लिया था उत्तर प्रदेश के बांदा के जंगलों में, ददुआ जो था, जो डकैत था, जिसको नॉर्थ का वीरप्पन माना जाता था, जिसका कोई फोटो तक नहीं था किसी के पास, तो पाठा के जंगलों में था। तो मैं उस समय लखनऊ में पोस्टेड था, तो मैं अपने हमीरपुर के संवाददाता से
कहा कि यार तुम अगर टाइम ले सकते हो तो इसका इंटरव्यू करूंगा। मैं यंग, बहुत पहले की बात है ये। जी। तो टाइम तय हो गया। टाइम तय हो जाने के बाद मुझे जाना भी था। मुझसे लोगों ने मना किया, पुलिस के भी लोगों ने मना किया, यार मत जाओ, बड़ा रिस्क है, वो ऐसा ना हो तुम्हें बंधक बना ले और उसके बाद कुछ डिमांड कर दे। तो हमने कहा यार जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो खतरे उठाने पड़ेंगे। फौज में जो जाता है तो ये डरता थोड़ी कि लड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो ये तो हमारा तय हो गया। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होना था उसके एक दिन पहले वो हमारे करस्पॉन्डेंट भाग के आए वहां हमीरपुर से, और आके उन्होंने कहा कि साहब वो कैंसिल कर दीजिए। मैंने क्यों? बोले हुआ ये है कि उसके एक उसी के गैंग का कोई व्यक्ति था जिसके घर वालों को पुलिस ने जो है काफी प्रताड़ित किया है, और उसके बाद उसमें 1-2 आदमी मर गए हैं। तो इस वक्त उसके सर पर खून सवार है और वो कुछ भी कर सकता है, और मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मुझे जो उनके सोर्स थे उन्होंने मना किया कि इस वक्त जो है लाना ठीक नहीं है, तो इसलिए आप मत जाइए। तो फिर मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया, वो मेरा जो है एक खुर रह गया था। इसके अलावा मतलब और बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अब इतने सारे अनुभव है कि वो समय आपका निकल जाएगा। तो उसमें तो बहुत सारी और भी खबरें हैं। ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस पत्रकारिता के दौरान के जिसने आपके दिल को छुआ और आपकी सोच बदली हो पत्रकारिता के क्षेत्र में, इस फील्ड में, इस काम करने के, उसमें ऐसा कोई टचिंग अनुभव आपका रहा हो? देखिए 2 अनुभव मेरे बड़े टचिंग रहे जी। एक अनुभव तो जब मंडी डबवाली में आग लगी थी, इसमें 400 से 500 से ज्यादा बच्चे और परिवार वाले मरे थे सिरसा जिले में। जी। और वो स्कूल का फंक्शन हो रहा था और शॉर्ट सर्किट हो गया था, पूरा पंडाल जल गया था। जी। भजन लाल जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। उसमें शाम को खबर आई थी, मैं नवभारत टाइम्स में था, तो हम लोग गए, रात भर सफर किया। उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती थी। आज हम 1 घंटे जहाँ पहुंच जाते हैं वहां पहुंचने में तो 2.5 घंटे लगते थे उतनी दूरी तय करने में। उस तरह की सड़कें होती थी, ट्रैफिक भी ऐसा होता था। तो वहां पूरी रात चल के हम लोग पहुंचे, और उसके बाद पूरे शहर में चिताएं जल रही थी और चीख पुकार थी, लग नहीं रहा था हम कहाँ आ गए हैं। एक वो बहुत ही टचिंग अनुभव था, मुझे बड़ा मतलब मुझे लगा था कि हम किस पेशे में आ गए। अब हमको जाके उनके घर वालों से बात करनी पड़ती थी, जो जिनके घर में मतलब 5-5, 6-6 लोग जल के मर गए हों, उन घरों में जाके हम बात कर रहे हैं लोगों से, क्या कैसा था, क्या था, और वहां दहाड़े आ रही हैं। तो उस वक्त लगा कि यार बड़ा, लेकिन किया वो एक बहुत ही टचिंग था। और इसी तरह का टचिंग था जो है जब मंडल के खिलाफ, जब बच्चे जल रहे थे मंडल आंदोलन के खिलाफ, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे, उनके घरों में जाकर के मैंने रिपोर्टिंग की, और वो देख के मुझे लग रहा था कि राजनीति के इस चक्रव्यूह में मासूम जान दे रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से किस तरह उन पर खेला जा रहा है। वो बहुत ही मेरा था। एक अनुभव मेरा ऐसा था, तब मैं पत्रकार नहीं था, लेकिन वो अनुभव तो है 1984 का, जब रॉयट्स हुए थे दिल्ली में। मैं उस समय दिल्ली में था और मैं जेएनयू में स्टूडेंट के तौर पर हम लोग एज एक्टिविस्ट, हम लोग एड देने, मेडिकल एड और सब देने कैंपों में गए थे। तो वहां का जो मंजर देख करके मुझे बहुत तकलीफ हुई थी दिल की। उसके बाद मैं पत्रकार ही बन गया। और ये तो मतलब वो घटनाएं हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है जिसको मैं चर्चा भी करना चाह रहा था पिछले वाले सवाल में, मैं उसको इस पे कवर कर लेता हूँ। क्या था कि 1995 में मैं गया था नेपाल, और भारत नेपाल की सीमा पर, झापा में, पश्चिम बंगाल की सीमा पर, वहां जो भूटान से जो रिफ्यूजीज आए थे, जिनको खदेड़ा गया था, वो थे नेपाली मूल के, बट देवर भूटानी सिटीजन्स। तो 200-250 साल पहले जाके सेटल कर रहे, उस समय तो बाउंड्रीज होती नहीं थी। वो थे वो नेपालीज, करीब 1.5 लाख लोग थे वो, जो ऑलमोस्ट उनको वहां की सरकार ने विभिन्न कारणों से वहां से निकाल दिया था, उनकी जमीनें छीन ली थी, उनके घर जला दिए थे। वो सब आकर के वहां रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, और उन पर हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। उनके कैंप्स में गया, कई तो गांव में छिपे हुए थे, कई बंगाल में थे, सबसे हम लोग मिले। और वो उनको मैंने देखा कि अपना घर बार छोड़ के आदमी की जो पीड़ा होती है विस्थापन की, कैसी होती है। कैंपों में रह रहे हैं। उनमें ऐसे बुजुर्ग थे जो उधर भूटान की दिशा में रोज सूरज को देखते थे कि कब हम लौट के जाएंगे अपने देश। और उसके बाद वो रिपोर्ट हमारी यूनाइटेड नेशन के
ह्यूमन राइट कमीशन तक में डिस्कस हुई थी वो रिपोर्ट हमारी। और 10 साल बाद हम 2005 में फिर उन शिविरों में गए, तब भी उनकी हालत वही की वही थी। तो वो एक बड़ा टचिंग था, खबरें लिखी हमने, सब लिखा, लेकिन टचिंग यही था कि मानवीय त्रासदी जो है, कैसे जो है लोगों को झेल, और ऐसी अनेक घटनाएं दुनिया में हो रही हैं, विस्थापन हुए हैं, लेकिन जो मैंने नजदीक से देखे ये मैंने। नवीन जी। हाँ जी, थैंक यू अमरजीत। विनोद जी, कुछ 2 या 3 ऐसे पॉलिटिशियन या नेता जिनको आपने कवर किया और आपको लगा कि वाकई में दे आर गुड पीपल, या जिससे आप थोड़ा सा लगा कि हाँ ये मिलने लायक हैं और ये अपनी बात पे टिकेंगे या टिके रहते हैं? मेरा झगड़ा कराओगे आप नेताओं से? जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, वो ज्यादातर मेरे दोस्त हैं, तो वो जो है कहेंगे कि अच्छा, और जिनका ले लूंगा तो वो तो कोई बात नहीं। तो आप सबका नाम ले लीजिए, बाकी उन 2-3 को अलग से निकाल दीजिए। देखिए, मैं तो ईमानदारी की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरी जितने नेताओं से मित्रता रही है और मेरे सबके साथ बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, और मैं उनके बारे में, सबके बारे में मेरी सकारात्मक राय है। मैंने तभी जानबूझकर ये सवाल पूछा सर। हाँ, और पता नहीं मेरे साथ सबका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि मैं किसी की आलोचना क्या करूं। अब मैं आपको 2-3 नाम की अगर आपने बात की तो मैं नाम ले लेता हूँ, जो सिलेक्टिव नाम, जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, मैं इनको तब से जानता था जब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और आज भी जब वो मिलते हैं किसी समारोह में, कार्यक्रम में, तो मुझे नाम लेके मुझे बुलाते हैं, पहचानते हैं, और जब भी मुझसे मिले बहुत अच्छे तरीके से मिले, आज भी मिले। तो मेरे लिए तो मतलब व्यक्तिगत रूप से, भले उनकी राजनीति को लेकर तमाम सारे लोगों के एतराज, आपत्तियां हो या सहमति हो, है वो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत की बात आप कर रहे हैं। जैसे अटल जी से मेरा बहुत नजदीकी था, वो तो बहुत ही हंसमुख किस्म के आदमी थे, बहुत अच्छे थे। राजीव गांधी के साथ मेरी जितनी मुलाकातें हुई, बहुत दिल से बड़े ह्यूमन व्यक्ति थे। इसी तरह अगर मौजूदा बहुत सारे लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है, और बहुत उनके साथ एक जमाना तो ये था, लोग मुझे उनके सलाहकार कहने लगते थे कि यार वो, और कुछ सलाहें मैंने उनको उस वक्त जो दी उन्होंने मानी भी। लालू जी के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, नीतीश कुमार जी के साथ है, मुरली मनोहर जोशी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, बहुत सारे नेता हैं। मतलब राहुल गांधी के बारे में लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छी बात हुई। वरुण गांधी जो संजय गांधी के बेटे हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत बातचीत होती है, अच्छी होती है। प्रियंका जी से जितना मिला हूँ, मतलब राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, मैं किसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आज भी हैं। मोहन प्रकाश जी, शरद यादव जी, केसी त्यागी, कितनों को, किसको, बीजेपी में बहुत सारे, पीयूष गोयल जो प्रधान अभी श्रम मंत्री हैं, राजवर्धन राठौर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतनी लंबी फहरिस्त है वो। आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझसे मिलते हैं। मनीष सिसोदिया और हम साथ साथ काम कर चुके हैं, क्या कहते हैं, जी न्यूज में, मनीष, और अभी मनीष उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनका भी नाम मैंने ले लिया। अगर आपने कहा, वो तो दिमाग से थोड़ा सा, चौधरी देवीलाल के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत, मतलब उनके साथ मिलते थे हम लोग, के साथ तो बहुत घूमे फिरे। कर्पूरी ठाकुर जी, तो मोतीलाल वोरा जी, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, किसका नाम छोड़ू, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, सबके साथ मेरी खूब संवाद। मैं इस पर किताब इन पर भी लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी। आपने बहुत ईमानदारी से जो सच है वो बयान कर दिया है, यही कह सकता हूं। आपके गुलदस्ते में सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। और मुझे, मैं एक बात कहूं कि मुझे किसी भी राजनेता से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई, मतलब शीला दीक्षित जी, सुषमा जी, उमा भारती जी, ये सब, मतलब मायावती जी के को लोग कहते हैं, मायावती जी के साथ भी जितनी मेरी मुलाकातें हुई बड़ी अच्छी हुई है। और काशीराम जी के साथ तो मेरा बहुत मिलना जुलना था, जो मैंने अपनी किताब में लिखा भी है वो, मतलब, और उनके साथ बहुत मेरी बातचीत होती थी, क्योंकि उस दौर में से मैं उनको कवर करता था जब मीडिया उनको बिल्कुल तरजीह नहीं देता था। अभी आपने राहुल जी के बारे में बात की, उन्होंने मिशन शुरू किया हुआ है भारत जोड़ो जी। तो विनोद जी, आप ये बताइए कि भारत टूटा कहाँ है जिसको वो जोड़ रहे हैं? अब देखिए, आपने ऐसा सवाल किया, देखिए ये क्या है, भारत टूटा है कि भारत जुड़ा है, ये तो कहने की बात है। ये एक राजनीतिक अभियान है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी का। और देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता था साहब वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है,
वो कहाँ जो है विदेश चले जाते हैं, वो कमरे में लोगों से मिलते नहीं है, इस तरह की तमाम सारी अफवाहें और चर्चाएं चलती रही। तो इस यात्रा के जरिए उन्होंने इस धारणा को बिल्कुल तोड़ दिया है। जिस तरह चल रहे हैं, अगर 5 महीने चलते रहेंगे तो अब रिलेक्टेंसी तो खत्म हो गई, और साथ ही साथ जो है जनता के बीच है, सीधे पब्लिक के बीच में है, तो ये भी कहना है कि साहब बंद कमरे में है, वो भी नहीं है। और रही बात भारत जोड़ने की, देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी, पिछले 2 दशक में मैं कहूंगा, मैं खाली इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया आपसे। एक 1984 का जिक्र किया, इंदिरा जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए। दूसरा 1989 से जो राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरी। और धीरे धीरे क्या हुआ, आशुतोष कह देना, धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि इन घटनाओं से लोगों के दिलों में दरारें पड़ने शुरू हो गई, दूरियां बढ़ने लगी आपस में। और सोशल मीडिया जब आया तो उसने इस दूरियों को और बढ़ाया है, और इस दूरियों को बढ़ाने में राजनीतिक दलों के आईटी सेल्स का बड़ा योगदान है। मैं राजनीतिक दलों कह रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये उनका बड़ा योगदान है। और जिस तरह के व्हाट्सएप मैसेज, फिर जिस तरह से मॉब लिंचिंग, जिस तरह से हर तरफ से कहीं राम का नाम बुलवा करके लोगों की पिटाई हो रही है, तो कहीं किसी का हत्या इसलिए की जा रही है, कुछ ने कुछ फेसबुक पे डाल दिया, कुछ खिलाफ लिख दिया, तो कहीं जो है धर्म संसदें हो रही हैं जिनमें ऊटपटांग बयान दिए जा रहे हैं, धर्म संसद के नाम पर महिलाओं के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को लेके, किसी खास वर्ग को लेकर निशाने पर लिया जा रहा है। इस तरह की जो चीज है, किसान आंदोलन के दौरान आप देखिए किस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी हो रही थी, समझे। तो ये सब जो चीजें हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अविश्वास पैदा किया है, और वो अविश्वास अब जो है काफी गहरा हो गया। अब अपील कर दी जाती है, साहब फलाने वर्ग के लोगों से आप सामान न लें, अपील कर दी जाती है साहब आधार कार्ड देख के लोगों को घुसने दें। इस तरह का क्या मतलब है भारत जैसे देश में? अब ये तो इस लिहाज से जो आपने कहा भारत कहाँ टूट रहा है, तो ये भारत जो अंदरूनी रूप से जो दरारें पड़ रही है, ये अंदरूनी दरारें अगर ज्यादा बढ़ गई, बढ़ती रही, तो टूटने में कितना समय लगेगा। इसलिए अगर एक राजनीतिक दल, हम लोग सोचते थे यार कोई इसको लेके सड़क पर क्यों नहीं उतरता, आज महात्मा गांधी होते तो क्या करते, वो क्या है दांडी यात्रा दूसरी शुरू कर देते। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की वकालत नहीं कर रहा ना, उसका समर्थन कर रहा हूँ, या राहुल गांधी ने एक ये इस मुद्दे पर एक शुरू किया गया, और ये उनके बार बार उनके भाषा में यही है कि हमें आपस में नफरत नहीं करनी है, तो ठीक है, ये बात सही है। ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये बात सभी दल कहते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हो कि सारे दल इसको ज्वाइन कर लें, और भारत जोड़ो में जो है खाली कांग्रेस पार्टी की यात्रा ना रहे, भारत के सभी दलों की यात्रा हो जाए, और उसके नेता खाली राहुल गांधी ना हो, उसमें नड्डा जी भी हो, और उसमें नीतीश कुमार भी आ जाए, और उसमें अखिलेश यादव भी आ जाए, ममता जी भी आ जाए, कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाए, और कहें यहाँ वाकई हम सब एक है। तो क्या कितना सुंदर दृश्य होगा, आप सोचिए ना। पर सर ये तो यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, होने नहीं वाला। सर देखिए एक चीज बताऊं आपको, अगर सपने न देखे जाए तो पूरे कैसे होंगे। आप कल्पना कीजिए, जब इस देश में राजे महाराजाओं का राज था, तो कोई लोकतंत्र की कल्पना कर सकता था? उस वक्त लोकतंत्र भी यूटोपिया ही था, और आज लोकतंत्र हकीकत है। जी। तो इसलिए ये चीजें आज नहीं, कभी ना कभी तो ये यूटोपिया सच होगा ही। आज इस रूप में नहीं होगा, किसी रूप में होगा। तो मैं तो जो मेरी इच्छा है, मैंने वो बात कही, ऐसा होगा नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक दल एक दूसरे के मुद्दों को ज्वाइन नहीं करता। लेकिन मतलब अगर ऐसा हो तो मैं तो कहता हूँ कि एक तरह से आप, अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, मैं पॉलिटिकल दृष्टि से बिल्कुल विशुद्ध, मैं मान लीजिए बीजेपी के एंगल से देखूं कि अरे इससे बड़ा कांग्रेस को फायदा हो रहा है, तो इशू को हाईजैक कर लो, क्या दिक्कत है? अगर आप ज्वाइन कर लेते हो या आप दूसरी यात्रा शुरू कर देते हो भारत जोड़ने के लिए, तो वो इशू हाईजैक हो जाएगा, तो भी आप, लेकिन देश का हित तो होना चाहिए ना, बिल्कुल समाज का तो हित होना चाहिए ना, कि लोगों को ये मतलब हिंदुओं को मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों को हिंदुओं के मोहल्ले में, हिंदुओं को सिखों के मोहल्ले में, सिखों को हिंदुओं को गैर सिखों के मोहल्ले में, या दलितों को सवर्णों के बीच, सवर्णों को दलितों के बीच, ये जाने में डर तो ना लगे। करेक्ट। जैसे इस देश में हजारों साल से लोग प्यार से रहते आए हैं, वैसे रहे ना। पर सर ये बात आपकी बिल्कुल सच है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, मैं इस पे आ ही रहा था जो आपने इसको दर्शाया कि आज ये डर है,
तो यहाँ पर दो बातें आपके कहने के हिसाब से मैं समझता हूँ कि दो हित हुए। एक समाज का हित हुआ, देश का हित हुआ, जैसे पब्लिक का हित हुआ, एक अपनी पार्टी का हित हुआ। तो आप किसे मजबूत करना चाह रहे हैं कि मैं अपने समाज को या अपने देश को मजबूत करना चाह रहा हूँ, या मैं अपनी पार्टी के हित के लिए अपनी पार्टी को ये सारा कुछ करके उसको मजबूत करना चाह रहा हूँ? कई तरह की पदयात्राएं हुई। सुनील दत्त साहब ने पदयात्रा की, जी बिल्कुल। लाल कृष्ण जी ने रथ यात्रा की, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ये जो राहुल जी का जो भारत जोड़ो, ये क्या उन सभी से मुतासिर है, या इनकी अपनी सोच है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, जो कि इसकी गिरती हुई साख या इनके जो कमजोर होती जा रही है उसको मजबूत करने के लिए है? क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, ऐसे नहीं कि नेता नहीं है, नेता हैं, पर क्यों उनको वो वागडोर नहीं दी जा रही है उस पार्टी को? तो जा रही है। हाँ, अब तो दी जा रही है। अब तो अशोक गहलोत साहब को दी जा रही है। अब तो बहुत समय बाद। जी जी बहुत नहीं, देखिए एक चीज बताइए, मैं इसको एक दूसरे रूप में आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। मुकेश अंबानी जी अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं ना जी। तो देश को टैक्स भी बढ़ाते थे, उतना ही देते। जितनी उनकी वेल्थ बढ़ती है उतने देश को वो टैक्स भी ज्यादा देते हैं, है ना। ये जो भी उद्योगपति है, अडानी जी हो चाहे टाटा हो, कोई भी हो, जो भी कॉर्पोरेट है, जी। तो दोनों चीजें है ना, कि उनकी वेल्थ भी बढ़ रही है और देश के लिए टैक्स भी जमा हो रहा है। तो यही राजनीतिक दलों पर लागू होता है कि अब वो निकले राहुल गांधी, तो जाहिर है एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज में बार बार कहता हूँ, राजनीतिक कवायद है जी। ये कोई धर्म खाता नहीं है कि कोई कांवड़ यात्रा नहीं है कि कांवड़ लेकर के आप हरिद्वार से जल लेकर के शंकर जी में चढ़ा के और अपने लिए मोक्ष मांग रहे हो या अपने लिए वो है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कवायद है, लेकिन राजनीतिक कवायदों से भी देश में मुद्दे और माहौल बदलता है। जैसे अडवाणी जी की रथ यात्रा पूरी तरह बीजेपी को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन उससे राम मंदिर के लिए माहौल बन गया। बिल्कुल, तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी राजनीतिक वैसे का वो तो एक देश अलग इशू है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का मसला था, लेकिन उस दांडी यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों को जोड़ा और मास मूवमेंट बनाया, फ्रीडम मूवमेंट को। चंद्रशेखर जी ने रथ यात्रा की, पद यात्रा की देश की। उसे चंद्रशेखर जी की पार्टी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनका अपना ब्रांड बना और वो बड़े नेता हो गए और बाद में प्रधानमंत्री हो गए वो एक कुछ समय के लिए। इसी तरह और भी यात्राएं हुई। तो जाहिर है राहुल जी की यात्रा उनसे ही प्रेरित है, तमाम सारी यात्राओं से। ऐसा नहीं है कि कोई राहुल जी का ये मौलिक आइडिया है, मौलिक नहीं है, ये वही है। लेकिन ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर वो जा रहे हैं, अगर वो हर भाषा में लोगों से अपील कर रहे हैं, देखिए कहीं भी उनके भाषण का फॉलो करे, वोट नहीं मांग रहे कांग्रेस के लिए। इसी भाषण में अभी तक उन्होंने ये नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, देश टूट रहा है, कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। हर जगह क्या कह रहे हैं, भारत को जोड़ो, नफरत को छोड़ो, नफरत की ये मत करो, वो मत, मतलब ठीक है। वो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो जाहिर है राजनीतिक हमला वो करेंगे ही सरकार पर, वो तो पॉलिटिकल पार्टी की एक्सरसाइज है। तो चलिए वो हमला वो करते रहे, अपना वो राजनीतिक मुद्दा बनाते रहे, गर्म करते रहे। लेकिन अगर इसी से संदेश लोगों में जाए, हाँ बात तो लगा ठीक कह रहा है, हम क्यों आपस में झगड़ा करें, हम क्यों आपस में दाढ़ी पगड़ी और चोटी देख करके लड़ें। तो अगर ये संदेश जाता है लोगों में तो अच्छी बात है देश के लिए। इसका स्वागत तो सभी को करना चाहिए। आज मोदी जी जब बोलते हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोहन भागवत जी जब मुसलमानों से बात करने जाते हैं, तो मैं तो स्वागत करता हूं उसका, कि बिल्कुल अच्छी बात है। हम इस देश में रह रहे हैं, हम सब आपस में बात करें, संवाद करें, एक दूसरे के मसले सुलझाएं, उनको समझें, एक संवाद करें, गलतफहमियां दूर हो। तो इसलिए ये राजनीतिक एक्सरसाइज कोई भी राजनीतिक दल करे, उसका स्वागत करना चाहिए और ठीक है इसमें जी। स्वार्थ रहित और समाज के हित का अगर काम है तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्वार्थ में नहीं, और जी स्वार्थ में भी कई बार अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे अच्छे काम भी हो जाते हैं। अच्छे काम भाई मैं आपको, आप कहीं जाते हैं मान लीजिए टूरिज्म एंजॉय करने फैमिली को लेकर, तो आप एंजॉय करते हैं, अपना स्वार्थ है। लेकिन आप जब वहां सामान खरीदते हैं, आप वहां रुकते हैं, टैक्सी करते हैं, गाड़ी की, तो वो जो आप
पैसा देते हैं तो जी, जी। उनके पास जाता है, तो उनका भी भला होता है, लोकल तो इकोनॉमी तो समाज का भी भला होता है, उसका भी भला होता है। आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां आप आपसे पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन वहां जो दान दक्षिणा करते हैं वो हाँ, उनके उनका भला तो होता सब है। दोनों इसलिए स्वार्थ से भी अगर अच्छे काम होते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुरा स्वार्थ में गलत काम नहीं होने चाहिए, नहीं। उनके परिणाम गलत नहीं होने चाहिए। हाँ जी नवीन जी। सर एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता रहता है गोदी मीडिया, ये क्या चक्कर है? गोदी मीडिया का क्या चक्कर है सर? कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? इसको देखिए, गोदी नाम क्यों दिया गया? नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसी को ना गोदी मीडिया कहता हूँ, ना किसी को बागी मीडिया कहता हूँ। मीडिया मीडिया है, उसकी अलग अलग धाराएं हैं। उसकी एक धारा जो तमाम बड़े चैनल्स हैं, मुख्य धारा के अखबार हैं, वो हैं। एक सोशल मीडिया पे जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल साइट्स हैं, न्यूज साइट्स हैं, वो हैं। हर पत्रकार का अपना अपना व्यू पॉइंट है, हर चैनल, हर अखबार की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है। अब मुझे अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको किसी विशेषण से क्यों परिभाषित करूं? करेक्ट। या मैं जो बोलता हूं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं अपने मन से बात कर रहा हूं। करेक्ट। मेरे ऊपर ना तो कोई भारत की सरकार ने कोई दबाव डाल रखा है, ना कोई भारत के विपक्ष ने कोई दबाव डाल रखा है। करेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ अपने, हो सकता है किसी को बात अच्छी लगे, किसी को न लगे। बिल्कुल। किसी को लगे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, किसी को लगे कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। जब मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ तो मुझे कांग्रेसी भाजपा समर्थक समझ सकते हैं, और जब मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूँ तो वे भाजपा कांग्रेस समर्थक समझ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरा अपना विचार है, अपनी समझ है। तो अब गोदी मीडिया आप किसी को कह दीजिए, किसी को बागी मीडिया कह दीजिए, किसी को कुछ कह दीजिए, तो मैं इस थ्योरी से, इस धारणा से सहमत नहीं हूँ। हर पत्रकार अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, किसी को पसंद आए या ना आए। मान लीजिए मैं किसी चैनल में एंकर हूँ, अब उस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी है, तो मैं उस एडिटोरियल पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकता भाई। जी। करेक्ट। कैसे? या तो मैं नौकरी छोड़ूं, दो ही, या तो नौकरी छोड़ूं। अब कितने लोग इस्तीफा जेब में करके कर सकते हैं? तो सारे नौकरी छोड़ के चला जाए। और दूसरी बात एक जो मैं हमेशा कहता हूं अपने तमाम मित्रों से, कि भाई नौकरी मत छोड़ो, संस्थान में रहते हुए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना करो उस एडिटोरियल पॉलिसी के अंतर्गत। वरना मान लीजिए मेरे अंदर थोड़ा सा मानव अधिकारों के प्रति और जनता के प्रति एक ललक है, और मैंने छोड़ दिया, दूसरा आ गया, तो हो सकता है बिल्कुल ही उल्टा हो। तो कोई ना कोई तो आएगा, जगह तो खाली रहेगी नहीं। तो इसलिए ये कहना कि अब ठीक है, हर चैनल की अपनी नीति है, अपना वो है, कौन किस कैसे कर रहा है, फिर इसमें बिजनेस भी है, अर्थशास्त्र भी है, टीआरपी भी है, लोगों की तनख्वाहें भी है, चलाना भी है। करेक्ट। मीडिया हैज बिकम अ इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ सोशल सर्विस। नो लॉन्गर दिस इज अ प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस ना। तो करेक्ट, व्हेन इट इज अ प्रॉफिट ड्रिवन तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना, इसलिए मैं इस टर्म के किसी को किसी भी विशेषण देने के पक्ष में नहीं हूं, न मैं कभी देता हूं। करेक्ट। हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, चाहे वो छोटी ही हो, आसपास के लोगों से, और डिप्लोमेसी का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। विनोद जी, आपके हिसाब से डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्या अंतर है, क्या समानता है इन दोनों में? देखिए, डिप्लोमेसी तो अगर उसको क्लासिकल मीनिंग लिया जाए, जो एक राजनीति शास्त्र विद्यार्थी के रूप में जी, वो तो आमतौर पर विदेशों के साथ जो राजनीति होती है जी, वो डिप्लोमेसी है। और जो भारत देश के अंदर जो राजनीति है वो पॉलिटिक्स है। लेकिन बातचीत में कई बार हम लोग कहते हैं बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है वो, कहते हैं ना कि यार उसका कुछ समझ नहीं आता, बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है। तो डिप्लोमेसी के बारे में एक बहुत बेहतरीन कोट है जी, वो किसका है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कोट बड़ा शानदार है। उससे आप समझ जाएंगे दोनों बातें जब करना चाह रहे हैं। कोट ये है तो डिप्लोमेट्स के बारे में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, जो क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कोट है वो, इसीलिए मैंने आपसे पूछा जी कि कोई डिप्लोमेट जी अगर किसी बात को लेके हाँ कहता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो आप समझिए शायद अगर वो कहता है शायद तो समझिए नहीं, और अगर वो कहता है नहीं तो वो डिप्लोमेट नहीं है। वेरी वेल सेड।
वेरी वेल सर। तो आपको आंसर मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, आगे कौन बहुत सी अच्छे। किताबें, कितनी किताबें, 3, 4, 5 या अनगिनत, कितनी किताबें आप लिखने वाले हैं आगे, और क्या देखिए नवीन जी, गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ योजनाएं हैं दिमाग में। कुछ तो इस किताब के बाद कुछ लोगों के सजेशंस आए हैं कि एक तो कुछ लोग कहते हैं इस किताब का एक और विस्तार करिए, पार्ट बनाइए इसका एक। कि हाँ नहीं इसी को और बड़ा करिए। अभी ये करीब 450 पौने 500 पेज की किताब है, वो कहना 700-800 पेज में लिखिए इसको। तो उनका ये कहना है लोगों का कि जैसे आपने अभी उन आंदोलनों को कवर किया है जिनको आपने एज ए जर्नलिस्ट देखा है, जी करेक्ट, उन पर लिखा है आपने। आप इनको में उन आंदोलनों को कवर करिए, शामिल करिए जिनको आपने बतौर जर्नलिस्ट भले न कवर किया हो, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण मूवमेंट्स रहे हैं देश में और आजादी के बाद जो शुरू हुए हैं, तो उनको भी। तो हमने कहा वो तो ग्रंथ हो जाएगा। बोले हाँ वो ग्रंथ बहुत जरूरी है। तो शायद हालांकि वो एकेडमिक काम ज्यादा होगा, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन करूंगा प्रयास। विचार मुझे लग रहा है, एक तो ये है। दूसरा, इसमें मैंने हमारे जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंसेस तो हैं लेकिन लिमिटेड हैं वो, जो आंदोलनों के संदर्भ में है। मैंने बहुत पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, बहुत दंगों की है, बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज की है। उन सबको मिलाकर जिस तरह के सवाल आपने पूछे वो सब, तो उस पर एक जर्नलिस्ट के रूप में मैंने इस देश को, समाज को जैसे जाना समझा है, तो एक किताब उस पर भी मैं लिख सकता हूँ, वो भी एक प्लान है। इसके अलावा मैं कविताएं भी लिखता हूँ कभी कभी। तो कई कविताएं मेरी इधर से उधर कहीं पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी इकट्ठा करके उनकी किताब भी छपवाई दूं। जी। फिर कुछ फिक्शन लिखने का मेरा इरादा है। अरे तो हाँ, तो अगर समय मिला तो मैं कुछ फिक्शंस भी लिखूंगा। तो इस तरह अब वो 4 किताबें बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, जो भी बने, पता नहीं कितनी बनती, कितना करता हूँ, लेकिन आप सब लोगों की दुआएं रहे, बिल्कुल ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, तो बस काम हो जाएगा। जरूर जरूर, ऑल द बेस्ट। अभी से हम आपके लिए दुआ करते हैं। विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी जानकारी मिली, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हम सभी के साथ। और मैं समझता हूँ कि भाई जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी ये सारी बातें पता जो कि अब तक नहीं की होंगी इस प्लेटफॉर्म से, या आप हाँ काफी। और हम आप आगे भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ बात करना मतलब अपने नॉलेज में क्या बोलते हैं पंजाबी के अंदर वादा करना होता, ठीक है ना, कि उसको और ज्यादा इंक्रीज होगा। हमें भी पता लगेगा कि अब हम इतनी दूर बैठे हैं, सोशल मीडिया के जरिए तो काफी कुछ सुनना और देखना होता है, पर एक जो एक्चुअल आदमी वहां की रिपोर्टिंग कर रहा है या देख रहा है या सुन रहा है, उसको उसके थ्रू जानना, वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके टाइम के लिए और आपके इस एक्सपीरियंस को शो करने के लिए। हाँ जी नवीन जी। Thank you very much, Vinod ji, for coming from Amarjeet and us. And आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। And बहुत जल्द फिर से रूबरू होंगे। हाँ जी, क्योंकि आपके पास तो इतना खजाना है कि ये नेवर एंडिंग है। ये नेवर एंडिंग है। जिस टॉपिक पे भी बात करेंगे आपके पास आपका मतलब सबका जवाब है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपने इतने साल इस क्षेत्र में काम किया है। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपके टाइम का। थैंक यू जी। थैंक यू।